हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय स्टेनोग्राफर के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और जो पेपर सॉल्व हम लोग कर रहे हैं वो है 12 अगस्त का पेपर। तो 12 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम लोग लगा चुके हैं, पिछली बार ही लगा चुके हैं। और ये जो दोपहर की शिफ्ट थी ना, सेकेंड शिफ्ट, उसका पेपर हम लोग इस समय कर रहे हैं। तो कल इसमें से 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो आज उसका पार्ट 2 है, सेकेंड शिफ्ट का पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 65 तक करेंगे। ये भी ग्रामर और वोकैब से रिलेटेड होता है। फिर 65 के बाद 66 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो पैसेज पर बेस्ड होते हैं, उनको हम थर्ड शिफ्ट में करेंगे, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का मतलब थर्ड पार्ट में करेंगे, ये शिफ्ट 2 का ही होगा। तो जो शिफ्ट 1 का था वो तो हमने 2 पार्ट में कर लिया था, लेकिन वो चूँकि बहुत कंफर्टेबल नहीं था इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में कर दिया है 100 क्वेश्चन को। अब ऐसे ही आपको मिलेगा क्योंकि इसमें कराना हमको काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। जिन लोगों को स्टेनोग्राफर 2022 का पेपर सॉल्व करना है तो 2022 वाला भी ये जिस प्लेलिस्ट में ये सब जा रहे हैं उसी प्लेलिस्ट में 2022 के भी स्टेनोग्राफर का पेपर है, या कहिए तो हम दोनों प्लेलिस्ट को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आप 2024 में स्टेनो देना चाहते हैं तो आप 22 का भी देख लीजिए, 23 का भी देख लीजिए, आपको काफ़ी सारे पेपर मिल जाएंगे, इतनी में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सारे का सारा पीडीएफ सबको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हर वीडियो के साथ पीडीएफ कनेक्टेड भी रहता है। तो आज अलग से पीडीएफ नहीं दिया हूँ, कल जो पीडीएफ था वही वाला पीडीएफ आज भी चलेगा और कल वाले में भी चलेगा, क्योंकि उसमें 100 के 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे थे। डिस्कशन आपको 3 दिन में कराऊंगा, क्वेश्चन 3 दिन में क्यों दूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। और आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 35 तक हम लोगों ने कल कर लिया था। तो 36 से बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किसका एरर बताना है। तो देखो यहाँ लिखा ही हैड बीन इम्प्रूव। भैया देखो, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी सूरत में नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। हिज कम्युनिकेशन स्किल इन ऑर्डर टू शाइन इन हिज कैरियर। कुछ भी ना पता हो आपको तो हैड बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, या तो आईएनजी फॉर्म लगती है या तो थर्ड फॉर्म। एरर का काम बन गया आपका, ये वाला एरर हो गया। लेकिन अब हमारे डिस्कशन कराने से क्या फ़ायदा अगर हम ये ना बताएं कि वहाँ पर होना क्या चाहिए था। तो देखो, हैड बीन अगर आप लगाते हो तो सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा, ठीक है ना। ही हैड बीन इम्प्रूव्ड हो जाएगा। तो ही हैड बीन इम्प्रूव्ड का मतलब ये हुआ कि उस मतलब किसी और ने उसको इम्प्रूव किया था, जबकि वो खुद कर रहा था ना। इस सेंटेंस में अपनी कम्युनिकेशन स्किल के इम्प्रूव करने का सब्जेक्ट और डूअर ही खुद है। अगर ये डूअर है तो सेंटेंस मस्ट हैव बीन इन एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस होने का मतलब क्या हुआ कि ही हैड इम्प्रूव्ड या ही हैड बीन इम्प्रूविंग या ही हैज बीन इम्प्रूविंग, जो भी लगाओगे आप इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस में कैसे कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ही इज इम्प्रूविंग, ही हैज इम्प्रूव्ड, या ही इम्प्रूव्ड, या ही वाज इम्प्रूविंग, या ही हैड इम्प्रूव्ड, या जो भी आप करना चाहो एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस होना चाहिए था, क्योंकि आगे प्रेजेंट या पास्ट का कोई मैटर दिया हुआ नहीं है, काम ये हो चुका है, ठीक है। तो गलती यहाँ पे होगी, इसकी जगह पे होना क्या चाहिए था वो भी मैंने बता दिया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में क्या करना है भाई, यहाँ देखो अंडरलाइन किया हुआ है और कहा इन्होंने नो सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब हुआ ये ऑप्शन दिया हुआ तो इम्प्रूव करो। यहाँ लिखा हुआ अनलेस ही हैज परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अनलेस का मतलब क्या हुआ, इफ़ नॉट, अगर उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिली है। आगे लिखा है कि ही वुड नॉट ट्रेवल एलोन, अकेले वो नहीं जा सकता। तो ये वुड लगा हुआ है ना बेटा। वुड क्या होती है, ये विल की सेकेंड फॉर्म है। विल की सेकेंड फॉर्म मतलब ये पास्ट टेंस होगा, तो पास्ट होने का मतलब ये हैज नहीं हो सकता फिर, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, आप वुड को तो चेंज कर नहीं सकते हो। मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। ये अंडरलाइन नहीं किया हुआ तो आप ये इसको क्या मान के चलेंगे, करेक्ट मान के चलेंगे। जो भी गलती करेंगे ये अंडरलाइन पार्ट में ही इंप्रूव करना है। तो चूंकि ये पास्ट, वुड जो है वो पास्ट को शो कर रहा है, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इस हैज की जगह पर क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। तो अनलेस ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ये हो गया अनलेस ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं और क्वेश्चन, इफ़ ही हैड परमिशन, तो यहाँ पर नॉट गायब हो जा रहा है, अगर उसको पेरेंट्स से परमिशन मिल जाएगी, आगे लिखा है कि वो नहीं जा पाएगा, परमिशन मिल जाएगी तो क्यों नहीं जा पाएगा, तो पहला वाला हमें निगेटिव बनाना, इफ़ लगाना गलत हो जाएगा, अनलेस ही होना चाहिए, तो यहाँ लिखा अनलेस ही हैड परमिटेड बाय हिज पेरेंट्स, ही हैड परमिटेड एक्टिव वॉइस हो जाएगा, हैड बीन होता तो कुछ काम भी बनता, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। फिलहाल कौन सा आंसर होगा आपका, पहला वाला हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये 38 में क्या इन्होंने कहा, इडियम है। इडियम क्या है, हॉर्नेट्स नेस्ट होता है। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या होता है जानते हो, ये होता है बर्रैया का छत्ता। बर्रैया का छत्ता समझ रहे हो, हाँ, वो लाल पीली जो होती है, है काट लेती हैं तो हालत ख़राब हो जाती है, उसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या मीनिंग निकालोगे आप बर्रैया का छत्ता, तो मतलब बहुत ही आप बड़ी मुसीबत में, बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हैं। तो डिफ़िकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन, ये तो ठीक है, रिजर्व करके रखो। और देख लेते हैं, फिल्दी एंड सैबी बिल्कुल नहीं होगा, और ट्रेजर फुल ऑफ वेल्थ नहीं, अच्छा तो है ये नहीं, मुसीबतों का खजाना है ये, वेल्थ का नहीं है, ट्रेजर फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज कह सकते हो, वो होगा। हैप्पी तो हैप्पी नहीं होना है, फिर भी पहला वाला जो रिजर्व किया था वो पक्का कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में ये खाली जगह दी हुई है, भरो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई हैव बीन डैश ओवर द 2 ऑप्शंस इन माई हेड। अच्छा, दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में है, ध्यान रखना, 2 ऑप्शन है इनके दिमाग में है, एंड आई थिंक वी शुड गो विद द फर्स्ट वन। 2 ऑप्शन पर ये सोच रहे थे और इन्होंने कहा कि हमको लगता है कि पहले पर जाना चाहिए, तो चलो हम 4 ऑप्शन पर यही काम कर लेते हैं। तो ये लुकिंग ओवर, लुक ओवर तो दूसरी चीज़ हो जाएगा। ऑब्सेशन मतलब होता कोई बात दिल में बैठ गई है, ये भी नहीं होगा। मलिंग ओवर, हाँ ये हो जाता है, मलिंग का मतलब होता है ना थिंकिंग ओवर, ठीक है, ये हो सकता है। सीइंग ओवर नहीं हो जाएगा तो मलिंग ओवर हो जाएगा। मलिंग ओवर मतलब आप 2 ऑप्शन पर विचार कर रहे थे, विचार विमर्श करना, मलिंग मतलब थिंकिंग हो जाएगा। तो थिंकिंग ओवर का मतलब 2 ऑप्शन पर विचार कर रहे थे और सोचा कि पहले वाले पे लगाएंगे, तो पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3rd वाला ऑप्शन आ गया। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है आपका 40। तो इसमें क्या बताना है, एंटोनीम। किसका एंटोनीम बताना है, बार्डर का। बार्डर की मीनिंग समझ रहे हो, सनी देओल की मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बार्डर का मतलब बाउंड्री, तो बाउंड्री ये हो गई बाउंड्री, लेकिन ये साइनोनिम है तो आंसर नहीं होगा। सेंटर, बार्डर का अपोजिट सेंटर हो सकता है, हाँ ना, तो ये एंटोनीम हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। पार्टीशन बंटवारा हो गया, सरफेस सतह हो गई, ये लगेगा नहीं, ठीक है, तो सेंटर हो जाएगा इसका अपोजिट। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, वो बड़ा लंबा चौड़ा है, ये अंडरलाइन किया हुआ है 1 बीघा का, ठीक है। आ जाओ, द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, जो गली का कॉर्नर था, स्ट्रीट का कॉर्नर था, वेयर माई फैमिली लिव्ड इज सराउंड बाई, ओ हो बाई इन्वेस्टिगेटर्स, वो इन्वेस्टिगेटर्स से घिरी हुई है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। वेयर माई फैमिली, अगर ये लिव्ड है तो ये इज नहीं होगा, और सराउंड का क्या होना चाहिए, सराउंडेड बाई। तो पहले ये देखो, वेयर माई फैमिली या तो लिव्स इज सराउंडेड बाई, या वाज, ये लिव्ड करोगे तो वाज सराउंडेड बाई, मतलब लिव्स के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा इज का, और अगर कहते हो जहाँ परिवार रहता था वो गली सराउंडेड थी, वाज लगाओगे। अब यही आपको ढूंढना पड़ेगा। पहली बात तो सराउंडेड ढूंढना है, तो सराउंडेड ये हुआ, ये सराउंड है गलत हो जाएगा, और ये सराउंडेड है, तो यहाँ पे वाज लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिव लिखा है, लिव के साथ वाज मैंने मना किया था, लिव लगेगा तो इज हो जाएगा, तो ये लिव वाज गलत हो गया। यहाँ है लिव्स और यहाँ है इज, ठीक है, तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा। कारण समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42, फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो देखते हैं एक बार इसमें क्या है। पढ़ो, बिफोर अ मैन कुड इवन कंस्ट्रक्ट अ होम और हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ, इससे पहले कि कोई आदमी अपने लिए कोई घर बनाए, तैयार करे, और बीब क्लॉथिंग टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी, यहाँ मतलब अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ा वपड़ा बुने। ही वॉज क्रिएटिव इंस्टिंक्टिवली, वो मतलब बहुत क्रिएटिव टाइप का था, शुरुआती समय में इंसान क्रिएटिव टाइप का था, ठीक है।
तो अब आ गया जो लिखा है कि मेनी रिसर्चर्स हैव डन स्टडीज, बहुत सारे रिसर्च करने वालों ने अध्ययन किया है, स्टडी किया है, टू नो, ये पता करने के लिए, मोर अबाउट प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो प्री हिस्टोरिक मतलब इतिहास के पहले, जब हम बंदर टाइप के थे उस समय से ये शुरू किए हैं, स्टडी शुरू किए हैं उनके बारे में जानने के लिए। आगे लिखा कि ही मेड यूज ऑफ शार्प स्टोन, वो शार्प स्टोन को यूज किया करता था, अनअवेयर ऑफ इट, जानता नहीं था उसके बारे में। सिविलाइजेशन हैड स्टार्टेड इन अ यूनिक वे, और सिविलाइजेशन एक यूनिक वे में स्टार्ट हो चुकी थी। ऑन द केव ऑफ वॉल्स, जो उसके गुफाओं की दीवारें होती थी, मैन पेंड, वहाँ पे मैन जो है वो कुछ मतलब कुछ लाइनें वाइनें खींचा है, या मोर एक्यूरेटली स्क्रैच्ड रूडिमेंट्री इमेजेस, कुछ ऐसे ही उटपटांग इमेजेस वहाँ पर उसने खींची हैं। अब बताओ शुरू में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो पता लगाई गई हैं वो कि रिसर्च के जरिए ही तो पता लगाई गई हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, रिसर्च वाला स्टार्टिंग में कर देंगे। ये हो गया आपका पहला। तो बी के बाद क्या लगेगा, बी को फर्स्ट कर लो, बी को फर्स्ट कर लो। तो ये इन्होंने कहा प्री हिस्टेरिक है। प्री हिस्टेरिक के पहले हम क्या करोगे, प्री हिस्टेरिक को इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि इसके पहले कि आदमी अपने लिए कपड़ा बनाए, अपने लिए घर बनाए, उसके पहले की बात ये बता रहे हैं। तो प्री हिस्टोरिक को इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो बी के बाद क्या लगा दो, ए लगा दो, ठीक है। बी के बाद ए हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या करता था वो, उसके बाद घर बनाया तो घरों पे चित्र बनाए, चित्र बनाने के बाद यहाँ कहा ना इन्होंने कि ही मेड यूज ऑफ शार्प स्टोन, क्या करने के लिए, वो जो इमेजेस बना रहे थे उसके लिए क्या किया था, शार्प स्टोन का यूज किया था। तो पहले इमेजेस बननी चाहिए तब शार्प स्टोन आएगा। तो इसके बाद क्या लो डी, उसके बाद कर लो सी। तो बी पहले हो जाएगा, फिर ए डी और सी हो जाएगा। तो बी पहले हो जाएगा, ए डी और सी हो गया आपका ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है ना। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं, समझ में आ रही है ना बात। चलो अच्छा, आगे आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 43 में क्या कहा है इन्होंने बेटा, ये एरर बताना है आपको। लिखा है कि आर यू श्योर दैट यू विल बी ब्रॉडकास्ट। देखो अब की बार ब्रॉडकास्ट लिखा है इन्होंने, कल वाले में ब्रॉडकास्ट गलत था। ब्रॉडकास्ट द न्यूज टू एवरीवन अक्रॉस द कंट्री। बताओ इसमें क्या गलत हो सकता है, ठीक है। तो यू विल बी ब्रॉडकास्ट कि यू विल ब्रॉडकास्ट, बताओ। आर यू श्योर दैट यू विल बी ब्रॉडकास्ट, तुम्हें ब्रॉडकास्ट किया जाएगा कि तुम ब्रॉडकास्ट करोगे। अब ये लिखा है ब्रॉडकास्ट द न्यूज, द न्यूज क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है ये तो यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो यू विल बी के साथ ब्रॉडकास्ट नहीं, तो ये होगा यू विल बी ब्रॉडकास्टिंग। या तो ब्रॉडकास्टिंग करो या यू विल ब्रॉडकास्ट करो, या तो बी हटा दो, या तो बी के बाद बी लगा रहने को तो ब्रॉडकास्टिंग करोगे। फिलहाल ये सिचुएशन जो है यू विल ब्रॉडकास्ट, यहीं पर हो रही है कोई ना कोई गलती, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। अब आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। तो 44 में क्या है बच्चा जी, 44 में है कि देखो लिखा यू विल नॉट इनवाइटेड, यू विल नॉट इनवाइटेड। देखो भैया देखो, विल के साथ इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। यू विल नॉट इनवाइटेड, या तो यू विल नॉट इनवाइट, अगर आप इनवाइट नहीं करोगे तो यू विल नॉट इनवाइट, अगर आपको इनवाइट नहीं किया जाएगा तो यू विल नॉट बी इनवाइटेड। आगे लिखा है टू एनी फंक्शन बाय देम, बाय देम लगा हुआ जिसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या होगा, यू विल नॉट बी इनवाइटेड, क्योंकि विल के बाद बी लगाओगे तभी पैसिव वॉइस बनेगी। तो यू विल नॉट बी इनवाइटेड बाय देम, आपको इनवाइट नहीं किया जाएगा उनके द्वारा, तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। फिलहाल ये आपका आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें इसमें क्या है भैया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से शोरगुल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, शोरगुल, कहीं हल्ला गुल्ला मचा होता है, जैसे मार्केट वगैरह होता है। जैसे शाम को आजकल छुट्टी है तो जाड़ा खूब पड़ ही रहा है जनवरी का, तो छोटे बच्चों की छुट्टी हो गई है। अब इनकी छुट्टी हो जाने का मतलब हुआ कि जैसे ही शाम को ये मौका पाते हैं पूरी गली में वो धमा चौकड़ी मचाते हैं कि हद होती है, ठीक है। तो वो ही उसी वाले को कहते हैं शोरगुल, ये लड़ाई झगड़ा वाला शोरगुल नहीं, किसी भी तरह का कमोशन, अफरा तफरी, भागम भाग, शोरगुल, ये सब हो जाता है। मतलब कहीं ट्रैफिक जाम हो जाए, वहाँ गाड़ियों की जो पों पाँ होती है वो भी उसी में आता है, कमोशन में आता है।
तो अब इसका आपको साइनोनिम बताना है। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, वैचारिक मतभेद होता है जब दो लोगों में, उसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो शोरगुल का इससे कोई लेना देना नहीं। इशू मतलब कोई मुद्दा हो गया जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही हो, ये भी नहीं होगा। बस्टिल, एक्चुअल में ये अधूरा है, ये होता है एक वर्ड हस्टल बस्टिल, हस्टल बस्टिल। हस्टल बस्टिल का मतलब क्या होता है, एकदम से वही अफरा तफरी। आप दिल्ली या मुंबई गए होंगे तो लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या होती है, एकदम धक्का मुक्की, हस्टल बस्टिल, अफरा तफरी, जल्दबाजी में कोई भागा जा रहा है, कोई आधा दौड़ रहा है, तो यही होता है। तो एक तरह से कमोशन इसी को कहते हैं। एब्सर्ड बेतुका हो जाएगा, तो यही है आपका जो साइनोनिम होगा कमोशन का, ये ठीक। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, जो भी होगा। यहाँ लिखा है वर स्टोलन। तो आपको याद है कि जब हमने बताया था, बार बार तो बताता, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वाज या वर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। तो यहाँ वर स्टोलन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है हमको। यहाँ लिखा बाय अथीफ, चोर ने चुराया तो अथीफ पहले हो जाएगा, उसके बाद स्टोलन का स्टोल कर दो। तो यहाँ हैड स्टोलन है, नहीं होगा, हैज स्टोलन नहीं होगा, स्टोल लिखा है, यहाँ हैव स्टोलन नहीं होगा, तो वर्ब बन गया काम। मैंने कहा था ना कि वर्ब से बनाओ, वर्ब से हो गया काम, इतने में हो जाता है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 47, फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो 47 में अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि इवन गेटिंग व्हाट दे वांट डज नॉट सेटिस्फाई सम किड्स। इवन गेटिंग व्हाट दे वांट मतलब जो चाहते हैं वो उनको मिल जाए तो भी ज़रूरी नहीं कि कुछ बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। दे ओनली वांट मोर, उनको और चाहिए, और चाहिए। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, बच्चों की आदत होती है। अच्छा, किस बात पर यहाँ तक आए देखते हैं। टू मैनी पेरेंट्स दीज डेज कैन नॉट से नो। बहुत सारे पेरेंट्स, टू मैनी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स हैं, नॉर्मल से ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को नो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये शायद स्टार्ट कर लेंगे। आगे लिखा है कि द स्ट्रगल टू सेट लिमिट्स हैज़ नेवर बीन टफर। लिमिट सेट करना कभी टफ नहीं काम रहा है। आप एक लिमिट सेट कर दीजिए कि इतनी बात मानेंगे, इतनी नहीं मानेंगे। एंड द स्टैक्स हैव नेवर बीन हायर, और स्टैक कभी हायर होता नहीं है। आगे देखते हैं एज आ रिजल्ट, इसका नतीजा ये होता है। किसका नतीजा ये होता है, अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा। डी किसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट ये होता है कि दे फाइंड देमसेल्व्स रेजिंग चिल्ड्रेन हु रिस्पॉन्ड ग्रीडली। इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसे बच्चे को पैदा कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं जो रिस्पॉन्ड ग्रीडली टू द एडवर्टाइजमेंट्स एम्ड राइट एट देम। तो टीवी पर जो उनको टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं वो उसके आसान शिकार होंगे, उसी की लालच करेंगे वो लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले उन पेरेंट्स को ले लें जो बच्चों को ना नहीं कहते हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, बी वाला। इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, जब आप ना नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका खामियाजा क्या होगा। इसका खामियाजा ये होगा कि इसका रिज़ल्ट ये होगा कि मतलब ऐसे बच्चे आपके बड़े होंगे जो एडवर्टाइजमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव होंगे। आप ये हो गया। तो इसके बाद आप इसको दूसरा कर लेते हैं, पहला के बाद ये दूसरा होगा। बी डी से कुछ ऑप्शन बना नहीं बना, इसमें भी बी डी है, इसमें भी बी डी है। अब बात आती है सी ए और ए सी की। तो सी और ए सी में हमें पहले क्या लगाना चाहिए, तो पहले हम आई थिंक कि ए लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जितना पाते हैं उतना ही उनकी इच्छा बढ़ती चली जाती है। उसके बाद क्या होगा, अब इन्होंने कहा कि द स्ट्रगल टू सेट लिमिट। अब आई बात उनको लिमिट सेट करने की। ठीक है, कोई लिमिट तो है नहीं, जितना पाते हैं उतनी इच्छा बढ़ती जाती है, कोई लिमिट है नहीं रही है। ठीक है, तो ए के बाद आप सी लगाओ। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, फिर ऑप्शन आपका मिला ये तीसरा वाला। ठीक है, ये तीसरा वाला पहले वाले से ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ए से क्लोज नहीं करेंगे। क्लोज करना किससे ठीक होगा, सी से ठीक होगा क्लोज करना। ए को आप सी के पहले लगाओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 18 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या करना है, आपको एरर बतानी है, किस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, तो अभी इसमें 1 2 3 4 भी इन्होंने लिख रखा है। तो देखो सी हैंग अप। देखो भैया सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हैंग क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता नहीं है। या तो आप क्या करो, आगे पढ़ के देख लेते हैं। द क्लॉथ इन द क्लोजेट एवरी डे। एवरी डे लिखा हुआ ना, एवरी डे का मतलब क्या, रोज़ की आदत है। रोज़ की आदत होने का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना पड़ता है हमको, वर्ब में एस लगाना पड़ता है। तो हैंग की जगह क्या होगा, सी हैंग्स अप।
सी हैंग्स अप। तो गलती किस में है? फिलहाल पहले वाले पार्ट में है, और पहला वाला पार्ट किस में है? दूसरे वाले में। दूसरे का ऑप्शन फर्स्ट वाला है, तो आंसर ऐसे लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49। तो 49 में क्या पूछ रहे हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। लिखा है कि माई म्यूजिक टीचर सेड टू मी, मेरे म्यूजिक टीचर ने मुझसे कहा कि यू सिंग ब्यूटीफुली। तो यू कौन है? यू हो गया मैं, तो यहाँ क्या हो गया? आई, और सिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि सैंग हो जाएगा। तो आई सैंग, ढूंढो पहले आई सैंग कहाँ होगा? आई वॉज सिंकिंग कंटिन्यूअस हो जाएगा, आई हैड संग होगा नहीं, आई संग यहाँ पे दिया, आई हैव संग हो गया। तो एक ही तो ऑप्शन है। बार बार मैं क्या कहता हूँ, आप वर्ब पहले कर लो, वर्ब करने के बाद आपके 2-3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में फिर देखो एक अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। तो दिया इन्होंने व्हेन, और यहाँ लिखा है क्या? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ें कह रही हैं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव होने का मतलब हुआ कि ये विल जो है वो इनके पहले आ जाना चाहिए, ठीक। व्हेन विल यू, ठीक है। बी, और यहाँ पे अवार्ड क्या होगा? पैसिव वॉइस होगी, तो अवार्ड की जगह क्या होगा? अवार्डेड होगा। व्हेन विल यू बी अवार्डेड, ऑप्शन ढूंढो, तो ये तो होगा नहीं। व्हेन विल यू बी अवार्ड, अवार्ड नहीं हो सकता, अवार्ड नहीं हो सकता, तो ये हो गया अवार्डेड। व्हेन विल यू बी अवार्डेड, तीसरा ऑप्शन हो गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या करना है आपको? डायरेक्ट में बताना है, क्योंकि ये पहले से ही इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। तो क्लर्क रिक्वेस्टेड, क्लर्क रिक्वेस्टेड मतलब इसमें हमें सेंटेंस में क्या चाहिए? प्लीज चाहिए। तो पहले प्लीज़ ढूंढ लो, इसमें प्लीज़ दिया है, इसमें प्लीज़ नहीं दिया है, तो ये कट गया। इसमें प्लीज़ दिया है, इसमें प्लीज़ नहीं दिया है, तो ये कट गया। 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब सेंटेंस जरा पढ़ो। लिखा है टू सैंक्शन हिज लीव, टू सैंक्शन हिज लीव, मैनेजर से कहा उसने। तो यहाँ क्या? प्लीज सैंक्शन माई लीव, और यहाँ क्या लिखा है? प्लीज सैंक्शन माई लीव, प्लीज सैंक्शन माई लीव, प्लीज सैंक्शन माई लीव। फिर आखिर क्या गलती हो गई दोनों में? तो यहाँ तो पीछे से तो दोनों एकदम से सही जा रहे हैं। तो फिर आगे देख लो, द क्लर्क इन्फॉर्म्ड द मैनेजर, ओए होए क्लर्क सेड टू द मैनेजर। ये क्लर्क इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, क्या होगा? क्लर्क सेड टू द मैनेजर। पीछे से दोनों ठीक थे, आगे से कुछ गड़बड़ी थी उसमें। तो 51 का कौन सा हो गया बच्चा? 51 का हुआ सी। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों गड़बड़ हुआ था वो आपको बता दिया मैंने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 में। तो 52 में फिर से आपको इनडायरेक्ट बनाना है। किसका? डोनी सेड आई कैन स्विम फास्ट। डोनी कौन है? ये हो गया। आई कौन है? डोनी। डोनी क्या है? इसमें चारों सी दिया है, तो मतलब लड़की है इसका मतलब। कैन का क्या हो गया? कैन का हो जाएगा कुड। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा है। दैट, अब आप कुड ढूंढो। ये कुड लगा हुआ है, ये हैड लगा है, ये कुड के साथ नॉट लगा दिया, गलत हो जाएगा। ये विल लगा हुआ है, नहीं होगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्या बताना है? एंटोनिम। किसका एंटोनिम बताना है? प्लाइट। प्लाइट का मतलब क्या होता है? दुर्दशा। दुर्दशा जानते हो? दुर्दशा का मतलब जब किसी आदमी की बहुत बुरी दशा होती है, बहुत मुसीबत में होता है आदमी, कष्ट में होता है। तो ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ट्रबल का मतलब कष्ट होता है। प्लाइट का ये साइनोनिम हो जाता, आंसर नहीं होगा। बेनिफिट का मतलब फ़ायदा या लाभ होगा। तो दुर्दशा का अपोजिट लाभ तो हो सकता है, लैंड का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? थर्ड वाला ऑप्शन हुआ। ठीक है ना? देखो डायरेक्ट मीनिंग देखना नहीं है, बस ये देखना है कि दो का कोई लेना देना नहीं। एक साइनोनिम है, दूसरा वाला ऑप्शन बचा तो वो एंटोनिम हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 54। इसमें क्या बताना है आपको? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका? जेनिथ का बताना है। सपोज करो आप यहाँ खड़े हो ऐसे, ठीक है, मान लो ये आप हो और आप आसमान की ओर ताक रहे हो, तो आपको ऊपर आसमान में जो टॉप मोस्ट पॉइंट दिखाई देता है, उच्चतम बिंदु, बादल ना हो, बादल होंगे तो बादल दिखेंगे नहीं, तो सबसे उच्चतम बिंदु जो आपको दिखाई देता है उसको कहते हैं जेनिथ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा कि सबसे निम्नतम बिंदु आपको दिखाई देगा, कहीं ऊपर कहीं खड़े हो वहाँ से नीचे झांक के देखिए, जो सबसे गहराई में सबसे नीचे वाला जगह दिखाई देगी उसको कहेंगे
क्या, वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो समिट का मतलब क्या होता है, समिट मतलब चोटी होता है, तो चोटी क्या होगी, ऊपर होगी, साइनोनिम होगा। बॉटम क्या होगा, नीचे होगा, गहराई में होगा, ये आपका एंटोनिम हो सकता है। हैवीनेस मतलब भारीपन, कोई लेना देना नहीं। एस्टोनिशमेंट आश्चर्य होगा, कोई लेना देना नहीं। दो शब्द लेना देना था जिनका, वो था एक साइनोनिम एक एंटोनिम, बाकी दो शब्दों का कोई मतलब ही नहीं था वहाँ पर। आगे आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन करते हैं आपका, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का मतलब यहाँ क्या, हाउ कैन समीर डू सिली मिस्टेक्स। पैसिव में चेंज करोगे तो ये सिली मिस्टेक्स जो होगा ये पहले होगा, हाउ सिली मिस्टेक्स। अच्छा, हाउ के बाद सिली मिस्टेक्स लोगे तो कैन तो पहले ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव है तो कैन शुड बी प्लेस्ड बिफोर सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो हाउ कैन सिली मिस्टेक्स, तो यहाँ देखो हाउ सिली मिस्टेक्स लिखा नहीं, हाउ सिली मिस्टेक्स नहीं होगा, ये हाउ कैन हमको सिली मिस्टेक्स के पहले रखना पड़ेगा। तो केवल थर्ड वाला ही ऑप्शन है जो पॉसिबल है, बाकी सारे के सारे गलत हो गए, ठीक है ना। दूसरी बात, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो कैन का कुड नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं होता, और ये आर लिखा हुआ है, आर भी नहीं होगा, कैन का आर कैसे हो जाएगा। कैन का कुड होता है वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, नॉट वाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। कैन ही रहता है पैसिव वॉइस चेंज करते समय। उस लिहाज से भी देखोगे तो केवल थर्ड वाला हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 56 है। 56 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, मॉडेस्ट का। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही पोलाइट आदमी होता है, बड़ा विनम्र होता है, बड़ा ही शालीन होता है, ये हो गया पोलाइट, ठीक है। तो ये हो गया पोलाइट है, मॉडेस्ट है, विनम्र होता है। एरोगेंट घमंडी हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। डेम्योर का मतलब क्या होता है, डेम्योर का मतलब होता है पोलाइट, ठीक, बहुत पोलाइट हो जाता है और बहुत ही शाई शर्मीला टाइप का आदमी हो जाता है, ठीक है। तो पोलाइट शर्मीला हो गया डेम्योर। तो ये क्या होगा, ये आपका साइनोनिम हो सकता है, और साइनोनिम ही क्वेश्चन में, तो डेमर क्या होगा, ये डेम्योर आपका ऑप्शन हो गया। प्रिटी का मतलब क्या होता है, लेस इंपॉर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट कह सकते हो, बहुत ही मामूली सा, मतलब इनसिग्निफिकेंट के सेंस में आता है प्रिटी नहीं, पिटी। और ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ईजी सरल के सेंस में आता है, ठीक है ना, मतलब स्पष्ट मीनिंग के लिए आता है ल्यूसिड। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका क्वेश्चन क्या होगा, अगला है क्वेश्चन आपका 57, पैसिव वॉइस चेंज करो। अलीशा पोस्टेड द पिक्चर ऑनलाइन, पिक्चर होगा क्या आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर चला आएगा। पोस्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आपको पता है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या, पोस्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में हमें क्या चाहिए, वाज चाहिए, क्योंकि पिक्चर सिंगुलर है। वाज ढूंढो तो ये इज लगा हुआ है, ये हैज़ लगा हुआ है, ये इज लगा हुआ, एक ही ऑप्शन में वाज है, ठीक है ना। अब आपको यकीन हो गया ना कि वर्ब से सॉल्व करो तो कितना आसान हो जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आपका। तो 58 में देखो भी क्या कह रहे हैं, एरर ढूंढनी है। एरर में लिखा है यहाँ, बीकानेर वाला इज़ आ रेस्टोरेंट, बीकानेर वाला रेस्टोरेंट, हमारे लखनऊ में भी एक खुला हुआ है फैजाबाद रोड पे बीकानेर वाला इज़ आ रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया, ये एक इंडिया में रेस्टोरेंट चेन है, दैट इज़ नाउ फेमस ऑल अहेड द वर्ल्ड। ऑल अहेड द वर्ल्ड नहीं होता, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। तो ये अहेड नहीं लगेगा, चौथा वाला ऑप्शन हो गया, प्रीपोजिशन की गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा लोग, ये क्या है आपका 59 है। 59 क्या है, टर्न द लाइट्स डैश। अब लाइट को टर्न ऑन किया जा सकता है, टर्न ऑफ किया जा सकता है। बुझाने के लिए टर्न ऑन हो जाएगा, और गलती बोल दिया, जलाने के लिए टर्न ऑन होगा, बुझाने के लिए टर्न ऑफ होगा। काम क्या करने जा रहे हैं, आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप, सोने जा रहे हैं तो लाइट जलाएंगे, बुझाएंगे तो क्या लगाओगे, टर्न ऑफ लगाओगे। क्लियर हुआ, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60। ये 60 हो जाएगा, फिर 5 क्वेश्चन और बचेंगे आज के। फिर एक्टिव वॉइस में है ये, एक्टिव वॉइस में क्या है, द मेलोडी हैज़ बीन कंपोज्ड, ठीक है। एक्टिव में चेंज करना, हैज़ के साथ बीन लगा हुआ, याद रखना, हैज़ बीन कंपोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस में बीन हट जाएगा, बाई कायरा पहले हो जाएगा, कायरा हैज़ कंपोज्ड, तो हैज़ कंपोज, यहाँ हैज़ बीन करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हैज़ बीन कंपोजिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस हो जाएगी। हैज़ कंपोज्ड ये सही ऑप्शन हो रहा है, अभी सेफ रखो। तो यहाँ केवल कंपोज दिया है, हैज़ दिया नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हैड कंपोज्ड पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो जिसको सेव करके रखे थे वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, उससे बेहतर और कोई नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 61 में। तो 61 में देखो क्या है बच्चा लोग,
61 में आपको करना है यही ऑन संडेज, अंडरलाइन किया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे कुछ गलती है क्या, अगर गलती नहीं होगी तो नो सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। देखो, आफ्टर वर्किंग फॉर एंटायर वीक, पूरे सप्ताह तक धुआंधार काम करने के बाद, वी यूजुअली गो आउट टू ईट, अक्सर हम बाहर जाते हैं खाने, कभी हफ्ते में एक दिन बाहर खाने के लिए जाते हैं। ऑन संडेज, ऑन संडेज मतलब संडेज को, तो ठीक था, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम क्लियर है, दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एरर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एट संडे, संडेज मतलब देखो दिन के नाम के पहले एट लगता नहीं है, और ये देखो ये कट गया। आप यहाँ लिखा है ऑन संडे, ऑन संडे का मतलब क्या हुआ, तो संडे सिंगुलर कर दोगे तो किसी एक संडे का हो जाएगा, जबकि आदत होती है वी यूजुअली गो, ये लिखा है ना, वी यूजुअली गो, अक्सर हम जाते हैं, तो संडे को जाते हैं, तो संडेज कर दोगे कोई दिक्कत है नहीं। ऑन संडे करोगे तब भी गलती नहीं है, लेकिन ऑन संडेज अगर लिखा हुआ है तो इसमें एरर की कोई चांस नहीं है, देयर इज नो एरर, सेंटेंस एकदम से वो करेक्ट है। ठीक है, आगे आ जाओ, आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 62 में करना क्या है, आपको डायरेक्ट स्पीच बनानी है। इनडायरेक्ट में दिया है, देखा है, देखो द टीचर सेड दैट, यहाँ हो गया द टीचर सेड दैट, यहाँ तो ये ले लो, सेड दैट हो गया। इफ़ वी, अब दैट के साथ इफ़ लगा है, यानी कि ये वाला इफ़ कनेक्टर नहीं है, कनेक्टर नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, याद रखिएगा। सोचेंगे आपकी इफ़ लगा है तो हम इंट्रोगेटिव बना दें, नहीं, दैट लगा हुआ था, दैट लगा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव वाला नहीं है, दैट के बाद इफ़ लगा हुआ, ये क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस होगा। इफ़ वी स्टडीड हार्ड, इफ़ वी स्टडीड हार्ड, तो टीचर ने ये कहा कि अगर हम हार्ड स्टडी करते हैं, हम स्टडी हार्ड करते हैं, तो उसमें टीचर तो है नहीं, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट हैं, है कि नहीं, तो यहाँ सारे के सारे स्टूडेंट होगा, तो इसका मतलब क्या, ये वी कह रहा होगा, यू रहा होगा, और जो स्टडीड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होगी, इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो ये जो यू, ये वी है, फिर यू हो जाएगा, यू और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू वुड डू वेल इन द एग्जाम, एंड दैट सी कौन होगा, सी टीचर होगी, तो यहाँ आई हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, प्राउड ऑफ अस का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, आंसर ढूंढो। तो इफ़ वी स्टडीड हार्ड, देखो स्टडीड नहीं होगा, मैंने कहा था स्टडीड, ये चूंकि इनडायरेक्ट में स्टडीड है तो डायरेक्ट में स्टडीड नहीं होगा, नहीं तो फिर इनडायरेक्ट में हैड स्टडीड हो जाता, ये गलत यहाँ से हो गया। यहाँ इफ़ यू स्टडीड हार्ड, तो यू स्टडीड, यू के साथ फिर स्टडीड नहीं लग पाएगा, क्योंकि स्टडीड होते ही वो इनडायरेक्ट में बदलने पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है नहीं। अब यहाँ लिखा है आई विल बी प्राउड ऑफ यू, मैं आप लोगों पर बहुत प्राउड फील करती, इफ़ यू स्टडी हार्ड एंड डू वेल, नो 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 नो, इफ़ यू स्टडी हार्ड फिर होगा यू विल डू वेल, ऐसे यहाँ पे जो दिया हुआ है तो यू विल डू वेल ऐसे होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे एंड डू वेल नहीं है, यहाँ आएगा इफ़ यू स्टडी हार्ड, ये सही है, यू विल डू वेल, आप अच्छा करते हैं इन द एग्जाम में, एंड आई विल बी प्राउड ऑफ यू, तो ये चौथा वाला ले लो, ये चौथा वाला ठीक होगा। थर्ड वाला काफ़ी क्लोज था, लेकिन सेंटेंस कहने का नेचर बदल रहा है, वो शर्त लगा रही हैं, जबकि चौथे में क्या है, अगर तुम अच्छा मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे और मैं आप लोगों पर खुश होंगे, ये उनके कहने का मतलब है। इसमें इन्होंने पहले ही बता दिया आई विल बी प्राउड इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो उन्होंने शर्त लगा दी मैं तुम पर प्राउड होगी अगर तुम मेहनत करोगे, नहीं तो वो शर्त उनकी नहीं थी, उनका खुश होना उनका रिजल्ट था, शर्त नहीं थी। ठीक है ना, क्लियर हुआ, क्यों चौथा हुआ, तीसरा क्यों नहीं हुआ, आगे आ जाओ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 63 में, वंस मोर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो रीअरेंजमेंट के इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है हम लोगों को, पढ़ो जरा, लिखा है द टास्क ऑफ फीडिंग द ब्रूड इज लेफ्ट टू लेडी बर्ड्स। अच्छा, ये चिड़ियों की बात हो रही है, टास्क ऑफ फीडिंग द ब्रूड, जो ब्रूड है मतलब जो बच्चे हैं अंडे में, उसको अंडे से बाहर निकलने के बाद जो बच्चे आए हैं, अंडे फोड़ के जब हैचिंग हो जाती है, अंडे से बाहर निकलते हैं बच्चे, तो उसको कहते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करना ब्रूडिंग कहा जाता है। तो बच्चों को फीडिंग, उनको खाना वाना खिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लेडी बर्ड्स की होती है। द बर्ड्स अराइव एंड चूज देयर नेस्ट आफ्टर केयरफुल इंस्पेक्शन, बर्ड्स आती हैं और अपना अपना नेस्ट, अपना अपना घोंसला चुनती हैं, कैसे, बहुत ही केयरफुली इंस्पेक्ट करने के बाद। चलो अच्छा, आगे देखते हैं कि दे पिक द लोकेशन एंड बिगिन वीविंग देयर बॉटल शेप्ड नेस्ट,
वो आते हैं, अपनी लोकेशन ढूंढते हैं और बॉटल शेप का नेस्ट बुनना शुरू करते हैं। किससे बनाते हैं? कोर्स ग्रास और पैडी लीव्स से वो अपना घर घोंसला बनाते हैं। डी में लिखा कि मेल बर्ड्स सर्व एज प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन इन द कॉलोनी ऑफ वीवर बर्ड्स। जो वीवर बर्ड्स होती हैं उसमें जो मेल बर्ड्स होते हैं ना, जो नर होते हैं, वो मेन आर्किटेक्ट होते हैं ठीक है, बड़े वाले इंजीनियर वही होते हैं अपना कॉलोनी बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। तो यहीं से हमको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो घोंसला बनाना, देखो पहले हो गया बताया कि मेल बर्ड्स अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं, फिर वो घोंसला बनाएंगे तो पहले लोकेशन चेक करेंगे, लोकेशन चेक करने के बाद बॉटल शेप का एक घोंसला बनाएंगे, फिर और सारे बर्ड्स आएंगे, वो अपना अपना नेस्ट चुनेंगे, फिर उसमें बहुत कायदे से नेस्ट चुनने के बाद फिर उसमें अंडे देंगे तो अंडों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी की होगी? मादा की होगी। तो नीचे से ऊपर चले जाते हैं, सबसे बढ़िया तो यही हमको लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? डी होगा। डी से स्टार्ट होने वाला एक ही तुमको दिख रहा है, ये डी सी बी है। तो उल्टा मैंने कहा ना कि ये क्रम तो ऐसा ही दिया हुआ है। आप देखो ना, ये मेल बर्ड्स को इंजीनियर बताया, ये पहला सेंटेंस हो गया, फिर आते हैं लोकेशन देख करते हैं, वो घोंसला बनाते हैं, दूसरा हो गया, फिर बर्ड्स आती हैं अपनी अपनी पसंद का घोंसला लेती हैं, उसके बाद वो फिर अंडे देती हैं, बच्चों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी की होगी। तो डी सी बी है, सीधे सीधे तो उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी खाली जगह भरनी है। किसके? ये लिखा है एफ्लुएंट, और इसका भरना क्या है? आपको साइनोनिम भरना है। तो एफ्लुएंट का साइनोनिम लगाओ। यहाँ पे क्या होगा? लिखा है देखो, द न्यू स्टूडेंट हेल्स फ्रॉम। हेल फ्रॉम का मतलब क्या? कम फ्रॉम, बिलोंग टू। तो जो नया स्टूडेंट है, बिलोंग टू, वो आता है, कहाँ से आता है? कम फ्रॉम द डैश सोसाइटीज ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। ईस्ट इंडिया की मतलब काफ़ी एफ्लुएंट सोसाइटी, मतलब कि वो खाते पीते घर का, अमीर घर का। तो एफ्लुएंट मतलब वो अमीर, खाते पीते घर का। तो ये क्या लगाओगे आप? वेल्थी। ठीक है, वेल्थी सोसाइटीज। ठीक, ये लग गया। चलिए, ये फेमस, क्लेवर, हार्मलेस यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे वेल्थी लगेगा। रिच, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? रिच होता है, रिच का यही आएगा, वेल्थी। तो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65। ये रहा क्वेश्चन नंबर 65, और आज के डिस्कशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 65 तक क्या क्वेश्चन होते हैं? ग्रामर एंड वोकैब के होते हैं। तो 2 पार्ट में किया इसको, कल मैंने 35 किया था, आज 30 क्वेश्चन कर लिया। ये पूरे ग्रामर एंड वोकैब के थे। कल जो क्वेश्चन 66 से लेकर के 100 तक के होंगे, वो क्या होंगे? वो सब के सब पैसेज हैं। मतलब इसमें से 20 क्वेश्चन हो गए क्लोज टेस्ट के, और इसमें 15 क्वेश्चन होंगे आरसी के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, वो कल के होंगे। चलो उसको कल देखा जाएगा। अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो कम से कम डिस्कस कर लो भाई। तो देखो यहाँ फिर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि ए एंड एफ आर करेक्ट ऑर्डर, पहला और ये करेक्ट में, ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट हो गया, ये तय मान के चलो। तो इफ़ यू कंप्लीट वन ऑफ योर असाइनमेंट्स अर्ली, अगर आप अपना एक असाइनमेंट पहले कर लेते हैं तो, ठीक, ये शुरुआती है। इन्होंने लिखा कि डू नॉट वर्क ऑन एनी अदर असाइनमेंट, तो दूसरे असाइनमेंट पर काम शुरू मत करो। ठीक है, चलो ये हो गया। लिखा है कि गो बैक थ्रू दैट असाइनमेंट ओनली, और इसी असाइनमेंट के साथ आप वापस चले जाओ। गो बैक मतलब जब तक दूसरा दिया ना जाए तब तक मत करो, यानी कि सी पहले आना चाहिए, बी बाद में आना चाहिए। भाई जब ये कहा कि अगर आपने एक असाइनमेंट पूरा कर लिया तो ये थोड़े ना कहेंगे कि दूसरा असाइनमेंट मत करो। पहले ये कहोगे कि जब आपने असाइनमेंट पूरा कर लिया तो उस असाइनमेंट के साथ चुपचाप बैठ जाओ, फिर कहोगे कि दूसरा शुरू मत करो। तो यानी सी पहले करोगे, सी के बाद आई थिंक कि बी लगाना चाहिए। ठीक है, तो सी बी हो गया शुरुआत में। अब देखो और कौन सा लगाते हैं। लिखा है कि इफ़ यू आर फाउंड वर्किंग ऑन अनदर असाइनमेंट, अगर पाया गया कि आप दूसरे असाइनमेंट पे काम कर रहे हो तो दिस इज नॉट परमिटेड, या योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड। तो योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड का अगर आपको दूसरे पे काम करता हुआ पाया गया तो, यानी कि हमारा डी क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए लास्ट में,
और दिस इज़ नॉट परमिटेड मतलब दूसरे पर काम करना अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब ई को पहले कर दो, तो CBED लगाना है हमको। ढूंढो कहाँ है, CBED, ये मिला हमको CBED, क्योंकि डी वाला जो है ना वो F के साथ कनेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते पाएंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डी से F को कनेक्ट करो, डी लास्ट में कर देना। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए, तो आज का ये वाला भी हम लोगों का ख़त्म हो गया। दूसरा सेशन था ये दूसरे वाले सेट का, मतलब 12 अगस्त का दोपहर वाली शिफ्ट का 2 सेशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, एक सेशन इसका बाकी है जो हम लोग कल कर लेंगे 35 क्वेश्चंस का। तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? अब तो हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है, अब आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में जिसमें हम पैसेज डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।